ऑलराइट जी। हाँ जी, होमवर्क में आप में से कोई एक बच्चा कुछ डाउट पूछ रहे थे, आई थिंक। हाँ जी, बताइए। कौन सा क्वेश्चन? एट। एग्जाम क्वेश्चन 8, अच्छा। हाँ जी, बताइए। नंबर ऑफ डेज, आप देखिए द ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट वाज सेट अप ऑन 31 जनवरी। तो आप 31 जनवरी का दिन काउंट कीजिए, एक दिन बना जनवरी का। फेब्रुवरी के कितने दिन बने हमको? 28, और मार्च के 31, ये ऐड करके बताइए। 60। ठीक है जी। नहीं नहीं, 31 जनवरी को भी इंक्लूड करोगे ना आप? नहीं, 3 महीना नहीं है, जनवरी का सिर्फ एक दिन बनेगा। 31 जनवरी, सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी काउंट होगा। और इसमें तो भाई महीने ही है ना। अब इसमें 2 महीने ले रहे महीने वाला हिसाब तो करना ही है बच्चे, कल ही आपको बताया था कि इफ इट इज करा हुआ है। ऑल्टरनेटिव में है या मेन है। मेन में तीन तीन करते हैं इसमें। एक में 60, एक में एक में तीनों की हिसाब से किया हुआ है। आईसीआई ने। हाँ, बट डेज वाला है ना। डेज वाला भी है, महीनों वाला भी देखिए होता क्या है, आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर्स है ना, उनमें दे माइट चेंज देयर मेथड, बट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी हमने क्या करना है, डेज वाला ही प्रेफर करना है। किसी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे वो एज सजेस्टेड आंसर, एज ऑल्टरनेटिव आंसर वो महीनों वाला हिसाब कर देंगे, या क्वार्टर्स, अगर क्वार्टर्स। मैंने महीने लिए तो उसमें 2 महीने लिए, मतलब उसमें 100 तो मानना ही है। बच्चे वैसे भी जनवरी कैसे माना जाएगा, सोचो। वो तो एक ही टू है, महीने में यही है। ठीक है, बट किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वो डेज वाला देंगे, उसमें ऑल्टरनेटिव भी नहीं बताए। आपने नोटिस। दो पता है एक में 360 से क्या हुआ था, और एक में 365 से। सो आईसीआई कभी भी वो सेम चीज मेंटेन नहीं करता, बट हमको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम हमेशा डेज बेस्ड काम ही करेंगे, वो कभी गलत नहीं होगा। 5 ही लेंगे। थ्री, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट 365 ही लेंगे। बिकॉज आईसीआई किसी साल के सजेस्टेड आंसर में मे बी ऑल्टरनेटिव 360 का दे दे, बट नॉट इन एवरी सजेस्टेड आंसर। उनकी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है चीजों की, बट हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, हमने सेम काम ही करना है, डेज वाला काम ही प्रेफर हमने करना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है सभी को? हाँ जी। किसको? न्यू रिक्रूटमेंट को इस क्वेश्चन में, अगर इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यस, न्यू देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट। आप में से किसी ने EPQ1 प्रैक्टिस किया था कल? सारे का EPQ, एक बार EPQ1 की तरफ चलिए। EPQ1 में भी एग्जाम क्वेश्चन। अच्छा। उसमें जैसे पर पहले वो लिखता है ना, रिप्लेसमेंट सेपरेशन लिखता है जो, उसमें नीचे वो इंक्लूड ही नहीं करता, पूरा टोटल एलिमेंट लेता है। मैं समझी नहीं। मतलब जैसे यहाँ पे पीकू मारती है हमारा, हम्म। इसमें जैसे 36 दे रखा है ना ये, जी। है ना, नीचे जब हमारा टच मेथड हम लगाते हैं। हाँ, तो आपके पास नंबर ऑफ एक्सेशन भी 36 ही आ रहा है। हाँ, देखिएगा, EPQ1 में आपके पास नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स 36 है, और जब आपने फ्लक्स मेथड लगाया तो एक्सेशंस भी आपके पास 36 ही आएंगे। तो ये तो क्या पता चल रहा है कि इन दिस क्वेश्चन देर इज नो न्यू रिक्रूट। ठीक है जी। तो इट इज वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट न्यू रिक्रूटमेंट जीरो हो। इनफैक्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था उसमें, जैसे उस यहाँ पे 36 दिया हुआ है ना, वैसे उस क्वेश्चन में आपने दिया था पर 76 या 72 कुछ दिया होता, पर नीचे जब उसने एक्सीलरेशन निकाली तब उसने वो 72 या 76 जो भी था वो इंक्लूड नहीं करा, और टोटल उसका 99 आ रहा था। ठीक है, और ठीक है। माइनस करके हम मेरे पास मैंने जो करा था, मैंने वो 76 वाला एलिमेंट लिया, मैंने 27 आ रहा नहीं 99 फ्लक्स में तो एक्सेशन ही निकालोगे ना बच्चे, फ्लक्स में तो आप रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट लोगे ना, दोनों चीजें। फ्लक्स मेथड में वो नहीं करते, रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन प्लस वो मैंने एक्सीलरेशन को डिवाइड कर दिया था। इसको इसमें सिर्फ एक्सीलरेशन लिखा है। किसमें?
ये जो हमारा एक्सेशन में एक्सेशन कौन सा क्वेश्चन नंबर की बात करें? 1 APQ 1 में। जो इसमें फॉर्मूला जो लिखा है ना, हाँ, ये देखो उसमें हाँ। और मैं इसको डिवाइड मतलब बाइफरकेट करके Divide. लाए। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम। हाँ जी, कोई और डाउट इन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस या EPQ? मैम अगर जनवरी वाला मंथ नहीं निकला था सेटअप का और सिर्फ ईयर एंड लिखना है 31 मार्च। तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना है ना कि हम पूरे साल का ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। बेसिकली अगर ये वाली लैंग्वेज ना होती, देखिएगा कि न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन जैसा वर्ड ना होता, सिंपली बोल देते दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो हम मान के चलते कि जो भी आपने ये रेट निकाले हैं वो ईयर के ही निकाले, कि आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन थी एनुअली थी। अगर इस तरीके की लैंग्वेज ना होती, न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये वर्ड ही काट देते, ऐसे बोल देते फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द ईयर एंडेड, तो आप क्या मान के चल रहे हो, ये एनुअल इंफॉर्मेशन। फिर तो उस केस में ये अलग से सेकंड रिक्वायरमेंट का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आप एनुअली निकाल रहे हो। ठीक है जी। हाँ जी, बढ़ सकते हैं आगे, कोई और डाउट? ऑल राइट, 10th एग्जामिनेशन क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन ड्यूरिंग द क्वार्टर, एक्सेशन निकालनी है इधर। आपके पास नंबर ऑफ सेपरेशन कितनी निकली हुई है? 45। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना आया हुआ? 900। आपने फ्लक्स मेथड लगाया तो हमारे पास फ्लक्स मेथड का आंसर है 16। इट इज नंबर ऑफ सेपरेशन 45 प्लस एक्सेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। यहां से एक्सेशन की फिगर कितनी निकल कर आ रही है? आंसर आप 72 को छोड़ दो, आप मुझे सिर्फ इस तरीके से सॉल्व करके बताओ। और हमारा इस रिक्वायरमेंट का आंसर 99 नहीं है, 99 नहीं है। क्यों 72 माइनस करूं? मैम हमने पता क्या किया, हमने 72 उसमें इंक्लूड कर दिया, हमारा जो आंसर आएगा 27 आ रहा है। दैट इज 27 इज नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, तो उसको ऐड करके जबकि क्वेश्चन आपसे न्यू रिक्रूटमेंट नहीं पूछ रहा, वो टोटल रिक्रूटमेंट पूछ रहा है, जिसको हम प्यार से एक्सेशन बोलते हैं। ठीक है जी, चलो आ जाइए to the concept that we were discussing yesterday. The concept was called कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव अर्ली वेज रेट। ऑनलाइन में हमारे पास भव्या है, भव्या ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर बच्चे? ठीक है, ऑल राइट। तो कल आपको ये बताया गया था कि कॉस्ट शीट बनाने के लिए, रिक्वेस्टिंग अटेंशन प्लीज, कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमारे पास अगर ये इंफॉर्मेशन है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेट अस से 15 आवर्स चाहिए, तो हमें यहां पर 15 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए लेबर कॉस्ट पर आवर के साथ, टू आइडेंटिफाई द वैल्यू जो कि कॉस्ट शीट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जाएगी। ठीक है जी। अब ये लेबर कॉस्ट पर आवर सिंपल वर्ड है, इसका एक टेक्निकल नाम हमने क्या रख दिया? इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट इफेक्टिव आर्ली वेज रेट? आपके पास बुक में प्रिंटेड फॉर्मूला है। न्यूमरेटर में क्या रखोगे? ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, और डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? इफेक्टिव लेबर आवर्स। लेट्स टॉक अबाउट न्यूमरेटर। ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, सिंपल लैंग्वेज में बात करो, ऑन अ नॉर्मल बेसिस कॉस्ट टू कंपनी क्या पड़ेगा? कॉस्ट टू कंपनी क्या पड़ेगा ऑन अ नॉर्मल बेसिस? नॉर्मल बेसिस कहने का मतलब अभी ओवर टाइम की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, बिकॉज ओवर टाइम इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। ये कोई नॉर्मल फीचर नहीं होता कि हर वर्कर को ओवर टाइम देना ही देना है और हर वर्कर ने हर काम पर ओवर टाइम करना ही करना है। ओवर टाइम एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है, इसको अलग रखोगे। कॉस्ट टू कंपनी नॉर्मल टाइम का कितना जा रहा है? डिनोमिनेटर में इफेक्टिव लेबर आवर्स। इफेक्टिव लेबर आवर्स का मतलब कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है वर्कर से प्रोडक्टिविटी, एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स।
नाउ ये हमें पता है कि जिस टाइम की पेमेंट की जा रही है वर्कर को, सारा का सारा टाइम वर्कर ने प्रोडक्शन में लगाना है, ऐसा नहीं हो सकता जी। अब अगर एक कंपनी वर्कर को पूरे साल, थोड़ा सा मतलब 365 डेज की पेमेंट दे रही है जी, तो सारे के सारे 365 दिन क्या वर्कर काम करेगा जी? नहीं करेगा। उसको अच्छा, एक कंपनी की अगर पॉलिसी है कि हफ्ते में 6 दिन काम करना है, मंडे टू सैटरडे, संडे तो एक छुट्टी पड़ेगी ना, तो एक तरीके से संडे का पैसा जा रहा है, पर संडे को वर्कर काम नहीं कर। बियॉन्ड दैट कुछ ना कुछ हमारे फेस्टिवल्स वगैरह की हॉलीडेज भी आ जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स वर्कर को कुछ परमिटेड लीव्स भी होती है। एंड अगर हम डे टू डे के हिसाब से देखें, अगर वर्कर आ रहा है लेटर से 8 AM पर, एंड उसके वर्किंग आवर्स 5 PM तक है, बताना जरा टोटल कितने आवर्स बने? 8 AM to 5 PM, 9 आवर्स। क्या पूरे के पूरे 9 आवर्स वर्कर बस काम ही करेगा? फुल 9 आवर्स की प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड है क्या? नहीं है जी। तो हम अगर इसमें से ऑन अ रीजनेबल बेसिस 1 घंटा निकाल दें फॉर लंच ब्रेक, टी ब्रेक, फटीग, टाइम इट टेक्स टू ट्रांसफर बिटवीन जॉब्स, एक काम खत्म किया, दूसरा काम अभी शुरू करना है, बीच में भी थोड़ा सा टाइम गैप आ गया, तो अल्टीमेटली ये वाला टाइम जो है अगर हम हटा दें तो एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स पर डे कम टू 8 आवर्स। तो क्या इस 1 घंटे की कोई पेमेंट काटी जाएगी वर्कर की? नहीं, बकायदा उसको इस 1 घंटे की भी पेमेंट जा रही है। तो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आइडल टाइम का। आइडल टाइम का हिंदी में आप मतलब निकालोगे तो क्या बना? खाली टाइम। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? वो खाली टाइम जिसकी पेमेंट जा रही है वर्कर को। तो अगर इंग्लिश में बोले, दैट टाइम विच हैज बीन पेड फॉर बट नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। अब आइडल टाइम होता है बच्चे नॉर्मल भी और अब नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कंपनी को खुद को ही पता है कि इतना तो बेयर मिनिमम एक आइडल टाइम जाएगा ही जाएगा, जैसे कि परमिटेड लीव्स हो गई या लंच ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह वगैरह हो गया। एनीथिंग अबव एंड बियॉन्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड अब नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर के काम करने की एक्सपेक्टेशन है 8 आवर्स पर डे, बट किसी टाइम पर ऐसा हुआ, लेटर से अर्थक्वेक आ गया। बाय द वे दिस हैज एक्चुअली हैपेंड विद मी इन माय आर्टिकलशिप। हमारे पास हमारा वर्क स्टेशन था 18th फ्लोर पर, अर्थक्वेक आ गया एक बारी गुड़गांव में, और सैंडलियर सारे झूल रहे हैं। हमने क्या किया, अपना काम छोड़ा, एंड ऑब्वियसली अर्थक्वेक के टाइम पे यू कैन नॉट यूज लिफ्ट्स, हम नीचे 18 फ्लोर भागे हैं। और उसके बाद हमने फिर आफ्टर शॉक्स की वेट की है, हो सकता है वो भी आ जाए यार, रुके रहो 1 घंटा हमने वैसे भी वेट किया। और उसके बाद व्हेन यू नो थिंग्स वर नॉर्मल, पता चल गया कि नहीं जो होना था अब हो गया, लिफ्ट्स भी ऑपरेशनल है, बट लिफ्ट लॉबी में लाइन लगी हुई है इतनी सारी, सोचो 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और इतने सारे लोग लगे हुए हैं लाइनों में, तो लिफ्ट लॉबी में ही हमको आधा घंटा पौना घंटा वेट करना पड़ गया। कुछ लोग तो वापस से 18 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के गए हैं। इस दौरान 2-2.5 घंटों का नुकसान हो गया। अब ये 2-2.5 घंटे किसी ने काम नहीं किया, क्या पैसे कटेंगे? किसी के नहीं कटेंगे। तो ये भी हो गया ना आइडल टाइम। आइडल टाइम की डेफिनेशन वो टाइम जिसके पैसे दिए जा रहे हैं बट काम नहीं हुआ। बट क्या ये एक नॉर्मल फीचर था, एक्सपेक्टेड बाय कंपनी था? जी नहीं। सो दिस वाज अब नॉर्मल। अब अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसकी ट्रीटमेंट सिंपली क्या है कि जब हम ये इफेक्टिव लेबर आवर्स पता कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स पता कर रहे हैं, इस नॉर्मल आइडल टाइम को एलिमिनेट करवा दिया जाता है टोटल आवर्स अवेलेबल से। अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या होगी, इसी टॉपिक में हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए नॉर्मल आइडल टाइम की आपने ट्रीटमेंट समझ ली कि एक्चुअली हम क्या बोलेंगे। हमने इस टाइम की पेमेंट जरूर की है वर्कर को, बट हम इस टाइम की कॉस्टिंग नहीं मान रहे हैं, इस टाइम का हम कोई खर्चा मान ही नहीं रहे। बच्चे, एक चीज होती है किसी चीज की पेमेंट करना, और एक चीज होती है उस चीज का कॉस्ट मानना, दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है जी। हमने अल्टीमेटली क्या किया, चाहे हमने पेमेंट करनी होगी 9 घंटों की, बट हमने सारा बर्डन किस पर डाल देना है? 8 घंटों पर डाल देना है। एंड इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स में भी सीखेंगे। कहीं पे भी आपने सीखा होगा, प्रॉब्ली अकाउंट्स में ऐसे वर्ड आते होंगे, नॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल डेफिशिएंसी, नॉर्मल शॉर्टेज, वहां पर भी ये ट्रीटमेंट सीखी हुई है जी। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास इफेक्टिव लेबर आर हमने डिनोमिनेटर में रखा, और हमारे पास आ गया इफेक्टिव आर्मी वेज रेट। पता है जी, यहां तक की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ओके। अब कल एक नोट था, अगर आपके पास क्वेश्चन साइलेंट चल रहे हैं
और इस तरीके से क्वेश्चन ने बोल दिया कि बोनस इज पेड फॉर 2 मंथ वेजेस, ठीक है, या आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन इज 12% ऑन वेजेस ना। वेजेस अपने आप में एक वेग टर्म है। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन साइलेंट चल रहा है, वेजेस को हम मान के चलेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए। क्वेश्चन सामने से खुद बोल रहा है कि ओनली ऑन बेसिक सैलरी, तो वो चीज अलग है, बट क्वेश्चन साइलेंट चल रहा है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए के हिसाब से हम बोनस या अदर कंट्रीब्यूशन टू फंड्स हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए मेरे साथ साथ। A worker is paid 10,000 per month and a DA of 2,000 per month. Worker contribution to provident fund is 10%, and employer also contributes the same amount as the employee. Employee State Insurance Corporation premium is 6.5% of wages, of which 1.75% is paid by employee. It is the firm's practice to pay 2 month wages as bonus each year. Number of working days in a year are 300 of 8 hours each, and out of these, worker is entitled to 15 days leave on full pay. Calculate wage rate per hour for costing purposes. देखिएगा, ये हमारा इफेक्टिव वेज रेट पर आवर हमसे पूछ रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, न्यूमरेटर में क्या आएगा ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, डिनोमिनेटर में क्या आएगा इफेक्टिव लेबर आवर्स। पहले बच्चे आप डिनोमिनेटर पता करो, मैं आपको वो भी बता दूंगी पहले डिनोमिनेटर क्यों पता कर रहे हैं। आप मुझे इफेक्टिव लेबर आवर्स सोचकर बताओ एक बारी, बताइए इफेक्टिव लेबर आवर्स। हाँ जी, 2280 सभी के पास आ रहा है 2280। हमारे पास वैसे 300 दिन है, 300 दिन में से वर्कर एंटाइटल्ड है। एंटाइटल मतलब उसका अधिकार है, उसका राइट है, कंपनी ही अलाउ कर रही है। जो चीज कंपनी अलाउ कर रही है बन गया ना नॉर्मल आइडल टाइम। तो हमारे पास इफेक्टिव लेबर आवर्स कैसे आएंगे, 300 में से 15 दिन ये निकाल दो, वर्कर के काम करने की एक्सपेक्टेशन आ गई 285 डेज की, मल्टीप्लाइड बाय 8, हमारे पास ये आ गया 2280। सभी ने लिख लिया ये अपने पास 2280, लिख लो एक बार अगर नहीं लिखा अभी तक तो। इफेक्टिव लेबर आवर्स, इफेक्टिव लेबर आवर्स ठीक है जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जो ये पता किया इफेक्टिव लेबर आवर्स, ये किस ड्यूरेशन को परटेन करता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल? एनुअल। अगर मेरा डिनोमिनेटर एनुअल है तो न्यूमरेटर को भी एनुअल बेसिस पर ही प्लॉट करना है। दैट मींस भले ही बेसिक सैलरी डीए ये सब पर मंथ में गिवन है, आपको इसको एनुअल फिगर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। Calculation of gross normal time wages. Calculation of gross normal time wages. सबसे पहले बेसिक सैलरी, हाँ जी कितनी है, 10,000 पर मंथ, 1,20,000। नेक्स्ट डीए, डियरनेस अलाउंस कितना है, 2,000 पर मंथ इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। आप इनको ऐड कर लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए हमारे पास आ रहा है 1,44,000, ठीक है जी। अब सोचिए कॉस्ट ऑफ कंपनी में और क्या क्या आएगा, क्वेश्चन को पढ़िए, सीक्वेंस में चलिए।
वर्कर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज 10%। बताओ वर्कर कंट्रीब्यूशन क्या सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी है? नहीं है। बट एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट, एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू कंपनी है, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करोगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, हाँ जी कितना परसेंट है? 10% है। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया 10% किसका। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक वेजेस प्लस डीए, यानी कि 1,44,000, तो ये कितना हो गया? 14,400। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, उसमें भी वर्कर भी पैसा डाल रहे हैं और एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी। हाँ जी, अब देखिएगा, ये कह रहे हैं प्रीमियम है इसका 6.5% ऑफ वेजेस ऑफ विच 1.75% इज पेड बाय एम्प्लॉय। 6.5 में से 1.75 एम्प्लॉय डाल रहा है, तो एम्प्लॉयर कितना डाल रहा है? 4.75 ऑफ 1,44,000, ये कितना आ गया? 6,840। सभी के पास आ रहा है ये 6,840। चलो नेक्स्ट, और क्या है? बोनस। बोनस कितना दिया जा रहा है? 2 मंथ वेजेस। अगेन वेजेस इज अ वेग टर्म, हमारे लिए क्या है? बेसिक सैलरी प्लस टीए। 10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 24,000। और कुछ है कॉस्ट टू कंपनी में? नहीं है जी। ये आ गया आपके पास ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। बताइए। 189,240। So effective wage rate per hour, effective wage rate per hour is equal to gross normal time wages divided by effective labor hours. ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस है हमारे पास 189,240 डिवाइडेड बाय 2280। हाँ जी कितना बन गया ये? 83 पर आवर। 83 पर आवर। वर्कर कहाँ जहां पे भी काम करेगा वहां पर उसकी कॉस्ट मानी जाएगी 83 पर आवर। बताइए जी, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? हाँ जी, क्लियर टू ऑल? ओके। एक बार के लिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बना? क्वेश्चन नंबर 6, नजर डालिएगा प्लीज। लग रहा है कि हो जाएगा होमवर्क में, 3-4 लाइनों का इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसे होमवर्क में ले जाइए। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को भी देखिए एक बार। वन को भी देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो वन यहीं पर बैठकर सॉल्व कर लो, चाहे हो जाएगा। और इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चैप्टर के एंड में मिल जाएगा, बुक में ही प्रिंटेड है, इनका सॉल्यूशन मैच हो जाएगा वहां से आंसर। ठीक है जी, ऑल राइट। जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किया ना, उसके बाद एक स्पेस छोड़िएगा। वो स्पेस इफ नॉट टुडे, हम कल की क्लास में वो डिस्कशन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस है। बाय द वे यहाँ पे आप लोग जानते हो एक्स्ट्रा एनालिसिस को हम क्या नाम देते हैं प्यार से? सेवा। सेवा मतलब क्वेश्चन ने कुछ पूछा है, हम भी अपनी तरफ से एडिशनल काम कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा भाव जाग रहे हैं, तो हमने वो कर दी है सेवा।
वो सेवा क्या है आपको कल सिखाया जाएगा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं। ठीक है जी, तो जगह छोड़ देना और आगे बढ़ते probably 7 to 8 lines, 7 to 8 lines will be enough. चलो जी चलो, बुक में ही आप आइए ऑन पेज नंबर 3.2। आपके पास आइडल टाइम की हेडिंग है कंट्रोल ओवर आइडल टाइम। पहले एक बार कॉन्सेप्ट की प्रॉपर रीडिंग लेते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए। Idle time refers to labor time paid for but not utilized in production. In other words, it represents time for which wages are paid but no output is produced by worker. Idle time can be due to normal as well as abnormal reason. Normal idle time की definition पढ़िए। It is the time which cannot be avoided or reduced in the normal course of business. Lunch break, tea break का time कम कर ही नहीं सकते हो। तो आपके पास वो एग्जाम्पल दे दिए, एक बार एग्जाम्पल की रीडिंग ले। ठीक है जी, अभी ट्रीटमेंट की रीडिंग मत लीजिएगा, पहले एक बार डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। सिमिलरली अब नॉर्मल आइडल टाइम में भी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल की रीडिंग लीजिए, ट्रीटमेंट अभी नहीं पढ़नी। Inflating of cost rate condition. बच्चे अभी ट्रीटमेंट नहीं पढ़नी। पढ़ लिया जी, चलो। अब ऐसा है, वैसे तो मुझे ये बात कायदे से आपको मटेरियल चैप्टर में करनी चाहिए थी, बट क्योंकि मटेरियल में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, चलो अभी कर लेते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। मेरे घर में जो प्याज आता है ना, वो प्याज आता है थोक भाव में, मतलब सीधा 3 क्विंटल आता है बोरियां भर। वो 3 क्विंटल भी आगे 4 फैमिलीज में जा रहा है। ठीक है, और सस्ते में पड़ता है। प्रोबेबली एवरेज उसकी पड़ती होगी कि 15 पर केजी के हिसाब से, मतलब हमारा फिर काफी महीने वो चलता ही चलता है। एंड ऑफ कोर्स हम मान के चलते हैं कि जो भी हमारे पास लॉट आया उसमें जो एंड तक पहुंचते पहुंचते ऑब्वियसली सड़ा हुआ गला हुआ भी मिलेगा, और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं, वो हाथ में नहीं आते, क्या काटेंगे क्या खाएंगे। मतलब हम मान के चलते हैं कि आउट ऑफ 1 क्विंटल, चलो अभी सिंप्लिसिटी पर्पज के 1 क्विंटल कर देते हैं। आउट ऑफ वन क्विंटल, बाय द वे व्हाट इज, हाउ मच इज 1 क्विंटल? 100 kg। सो आउट ऑफ 100 kg हम 5% यानी कि 5 kg तो मान के चलते हैं कि बेकार की चीज है, काम में आनी नहीं है, डस्टबिन में जाएगी सीधा और सीधा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 1 क्विंटल दैट इज 100 kg हैज बीन परचेज्ड एट ₹15 पर kg। बाय द वे आज की डेट में एक्चुअली प्याज का भाव क्या चल रहा है, किसी को पता है मार्केट में? हाँ जी, 50-55। तो उसके मुकाबले में तो 15 बहुत सस्ता पड़ गया, तभी हमें लेने का फायदा है। मतलब ये हमारे जो फैमिली में जो है ना बड़े लोग हैं, मेरे पापा एंड ताया जी, ये उनकी थिंकिंग है। हम मना भी करते रहते हैं कि ऐसा मत किया करो, हमको चाहे गंदा सा गंदा क्वालिटी का भी आ गया, हमको थ्रू आउट चलाना पड़ता है सीजन में, बट वो लोग नहीं मानते। एनीवे, कितने का पड़ा हमको टोटल 1 क्विंटल? 1500। बट हम ये नहीं बोलते हमको 1 किलो 15 में पड़ा। ऑलरेडी वी नो कि इसमें से 5 किलो तो खराब निकलेगा ही निकलेगा। इस काम को करते करते हो चुके हमें 20-25 साल, पता ही है खराब निकलना है। तो हम ना कभी भी 15 किलो नहीं मानते, 15 पर किलो नहीं कॉस्ट मानते, हम बोलते हैं 5 तो खराब निकलेगा ही निकलेगा। आप इफेक्टिवली कंजम्पशन के लायक कितना मान के चल रहे हो? 95 kg। तो हम ये बोलते हैं कि जो 1500 का खर्चा किया हमने, वो 100 के लिए नहीं किया, हमने तो 95 के लिए किया। तो इफेक्टिवली हमें कॉस्ट कितनी पड़ गई बताओ? 15.7, लगभग 16 के करीब है ये। ठीक है जी, तो जो ये 5 kg खराब हो रहा है हमारा, इसका कभी हम गम मनाते हैं कि हाय खराब हो गया, नुकसान हो गया। हम पहले से ही मान के चलते हैं इसने खराब होना ही होना है। एक बार की बात है, प्याज हमारा थोड़ा सा किचन के बाहर ओपन एरिया में पड़ा था, और हमको 4-5 दिनों के लिए घर बंद करके जाना। मेरी माता जी ने मुझे आज्ञा दी कि एक काम करो, वो जो बोरी है उसको खींचकर किचन में रख दो, कहीं बाहर खराब ना हो जाए। बट मी बीइंग मी अ वेरी भुलक्कड़ इंसान, इस चीज को मैं भूल गई। ठीक है जी, बाय द टाइम वी केम बैक हमें पता चला कि बारिश में वो पूरी बोरी भीग चुकी है, गीली हो चुकी है। वेरी फ्यू केजीज वर एक्चुअली सैल्वेजेबल, मतलब बचा सके थे, बाकी सब खराब हो गया अल्टीमेटली।
मतलब खाने लायक भी नहीं बचा, डस्टबिन में फेंकना पड़ गया। तकरीबन तकरीबन ये 20 किलो था। ठीक है, अब ये जो 20 किलो का मैंने नुकसान करवाया, इसका प्रॉपर शोर मचाया घर में, प्रॉपर मेरी माता जी ने, हे माँ माता जी भी किया कि ये क्या हो गया। ठीक है, और डेफिनेटली फिर फोन कॉल भी लगाया गया पिताजी को कि आपकी बिटिया ने हमारा नुकसान करवा दिया, और नुकसान की प्रॉपर कीमत भी निकाली गई। ये बोला गया 1 किलो हमको पड़ रहा था अप्रोक्सीमेटली सोना में, इसकी वजह से 20 किलो का नुकसान हो गया, इसकी वजह से हमको 320 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, और लगे रहे 1 हफ्ता, तेरी वजह से नुकसान हो गया, तेरी वजह से नुकसान हो गया, खा सकते थे अच्छे बढ़िया प्याज हो गए थे, अभी हमें मार्केट से लेने पड़ रही है। ठीक है जी। अब सोचो इन जनरल, चलो आप लोग घर में कुछ कुछ भी तोड़ देते हो, सबसे पहले माता जी की आवाज क्या आती है? और तोड़ो, यही होता है। और फिर बोला जाता है इतनी महंगी चीज थी। या इन जनरल जो आपने सुना होगा, 3 इडियट्स मूवी में उसकी शेरवानी पे कुछ गिर जाता है तो वो गिनाता है मेरी इतने की शेरवानी थी, वट एवर वट एवर। तो कभी भी कुछ ऐसे नुकसान होते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पहले तो बोलो कितने का नुकसान हुआ, सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है। ठीक है जी, जितने की चीज थी, जितने की हमको उसको कॉस्ट पड़ी थी, सबसे पहले गिनाया जाएगा तूने इतने का नुकसान करवा दिया हमारा। ठीक है ना, अगर आप मेरी आकर आज वॉच तोड़ दोगे तो मैं तो सुनाऊंगी ना मेरे इतने की वॉच थी, आपने तोड़ दी। ऑब्वियस सी बात है। अब सोचो, एक बार के लिए सोचो, 5 किलो का गम नहीं मनाना और इस 20 किलो का गम मनाना, इसका रोना रोना है, ऐसा क्यों? सही चीज Expecting it. कर सकते हैं। No, expecting. ये तो एक्सपेक्टेड था और ये नॉट एक्सपेक्टेड था। अपनी टेक्निकल भाषा में बोलो, समथिंग विच इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, उसको हम बोलते हैं ये तो नॉर्मल लॉस था। एनी लॉस विच इज अबव एंड बियॉन्ड नॉर्मल, अब नॉर्मल लॉस है। तो बेटे जो जिंदगी की कहानी है वही कॉस्ट अकाउंटिंग की कहानी है, कि नॉर्मल लॉस का कोई गम नहीं मनाया जाएगा, कोई गम नहीं मनाया जाएगा, मतलब उसकी कोई कॉस्ट मानी ही नहीं जाएगी। वेराज अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है जी? नो, लेट्स कम टू प्रॉपर आइडल टाइम वाला कॉन्सेप्ट। आइडल टाइम में हमारे पास कोई एक्चुअली किसी टैंजिबल चीज का नुकसान नहीं है, टाइम का नुकसान है। आपके पास ना एक स्पेस होगी ऑन पेज नंबर 3.3, यहां पर मेरे साथ साथ लिखिए। हाँ जी, आर्स पेड फॉर, आर्स पेड फॉर 1000 एट द रेट 95 पर आवर। हाँ जी, तो कितनी पेमेंट चली गई है? 95,000। इसमें से आप नॉर्मल आइडल टाइम मानेंगे। नॉर्मल आइडल टाइम इज लेट अस से 50 आवर्स। ठीक है, तो अब बताओ जिसे आप बोल रहे हो इफेक्टिव लेबर आवर्स, इफेक्टिव लेबर आवर्स आप कैसे पता करते हो? टोटल आवर्स अवेलेबल माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। तो मतलब ये चीज हमारे पास कितनी हो गई? 950 आवर्स। यहां तक की बात हो गई जी, निकली? ठीक है, एंड आप इफेक्टिव लेबर आवर्स का अभी तक आपने क्या इस्तेमाल सीखा है? व्हाई डू वी कैलकुलेटेड इफेक्टिव लेबर आवर्स? पर आवर वेज रेट निकालने के लिए। तो आपने यहीं पर ही एक पर आवर वेज रेट निकाला, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। हाँ जी, अब मान के चलिए कि ये 95,000 इज द फाइनल थिंग, यही हमारी ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस है। इसको आप इफेक्टिव लेबर आवर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कितना आ रहा है? 100, 100 पर आवर। हाँ जी, यहां तक लिख लिया सभी ने? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर इज 100। अब नॉर्मल आइडल टाइम है हमारे पास लेटेस्ट से 30 आवर्स का। अब नॉर्मल आइडल टाइम है 30 आवर्स का, और एक लाइन छोड़कर लिखिए आवर्स एक्चुअली वर्क। अब आप लोग ही सोच के बताओ आवर्स एक्चुअली वर्क कितने होंगे? 920। इफेक्टिव लेबर आवर्स का क्या मतलब होता है बच्चे? एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स।
एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स थे 950, हमें पता चल रहा है अब नॉर्मल आइडल टाइम 30 घंटों का हो गया, तो असली में काम कितने घंटे हुआ? 920 घंटों के लिए। अब किस तरीके से आगे फर्दर ट्रीटमेंट की जाएगी? आपने जो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकाला हुआ है 100, वो दोनों जगह मल्टीप्लाई कर, आपने जो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकाला हुआ है 100, वो दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कितना कितना आ रहा है? ये चीज बन रही है 3000 और ये चीज बन रही है 92,000। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा था कि अब नॉर्मल अगर कोई लॉस होता है, यहां पर अब नॉर्मल आइडल टाइम है, उसकी प्रॉपर एक वैल्यू निकाली जाती है। और वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जिस तरीके से आप गुड आवर्स की निकाल रहे हो, उसी तरीके से आप अब नॉर्मल आइडल टाइम की भी निकालोगे, जो आपने एक रेट कैलकुलेट किया हुआ है 100, उसके हिसाब से। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ध्यान से सुनिएगा। एनीथिंग abnormal that is happening in cost accounting, एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है जी, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। आगे से ध्यान में रखेंगे, कुछ भी आपको अब नॉर्मल लॉस दिखाई दे जाए, अब नॉर्मल गेन दिखाई दे जाए, आपने उसको डायरेक्ट एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मैम ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग P&L। ये कॉस्टिंग P&L एक्चुअली कैसे बनता है वो हम सीखेंगे वॉल्यूम 1 के लास्ट चैप्टर में। बट जब तक वो चैप्टर की बारी नहीं आती है, अभी के लिए आप मान के चलो कि एनीवे हम इसे कॉस्ट शीट में तो नहीं लेकर जा सकते, कॉस्ट शीट में हमको सेलिंग प्राइसेस वगैरह सब सेट करने हैं। कॉस्ट शीट इज मेड ऑन अ नॉर्मल बेसिस ओनली, वहां पर अब नॉर्मल एलिमेंट आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो अब नॉर्मल एलिमेंट्स की स्पेशल जगह क्या है? कॉस्टिंग P&L। सो कॉस्ट शीट में जो ये वैल्यू जाएगी वो जाएगी 92,000। मान लीजिए 920 घंटों में 400 घंटे लगाए गए हैं जॉब ए पर और 520 घंटे लगाए गए हैं जॉब बी पर, तो जॉब ए में कॉस्टिंग कैसे करोगे और जॉब बी में कॉस्ट शीट कैसे बनाओगे, उसमें लेबर कॉस्ट कैसे डालोगे? सिंपली यूजिंग द सेम रेट 100, कि यहाँ पे इंटू 100 करके ये वैल्यू चली जाएगी जॉब ए की कॉस्ट शीट में, इंटू 100 करके ये वैल्यू चली जाएगी जॉब बी की कॉस्ट शीट में। तो अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि जो आवर्स एक्चुअली वर्क है, एक्चुअली वर्क मतलब अब नॉर्मल टाइम को हटाकर भी, वही जाएगा कॉस्ट शीट में, अब नॉर्मल एलिमेंट कॉस्ट शीट में नहीं जाएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। अब एक बारी रिकॉल करके, नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट आपने क्या की है बताओ? नॉर्मल आइडल टाइम हमने क्या किया कि उसको एलिमिनेट करवा दिया, सो दैट पेमेंट भले ही गई थी 1000 घंटों की, हमने उस पेमेंट का बर्डन डाला किस पर है? 950 आवर्स पर है। एंड दिस इज डन बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट। इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट का मतलब समझिए, पेमेंट रेट वाज 95, बट आपने कॉस्टिंग रेट कितना माना है? 100। मैंने आपको आज क्या बताया था पहले भी, पेमेंट करना अलग चीज है, खर्चा मानना अलग चीज है। पेमेंट रेट कुड बी समथिंग एल्स, कॉस्टिंग रेट इज डिफरेंट। तो जो आपके पास ऊपर एक सेंटेंस था ट्रीटमेंट का, अब पढ़िए मेरे साथ। It is treated as part of cost of production by building an allowance for normal idle time into labor cost rate। कहने का मतलब, हम यहाँ पर कोई कॉस्ट तो नहीं हटा रहे हैं ना। अभी भी अगर मैंने खर्चा किया था इस स्टेज पर 95,000, मैंने अभी भी अपना खर्चा 95,000 ही माना है जी, ठीक है। बट हमने क्या किया है? अलाउंस बिल्ट इन किया है बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट। कहने का मतलब हमने नॉर्मल आइडल टाइम की भी जो पेमेंट की है, अल्टीमेटली आप देखो 1000 घंटों की पेमेंट की है, इस 1000 में ये 50 भी कंटेन है जी, इस 50 की भी तो पेमेंट गई है ना एक तरीके से। बट हमने ये 50 की जो पेमेंट गई है, इसका बर्डन 50 पे ना डालकर रिमेनिंग आवर्स पे डाल दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। सिंपली हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हमें बोलते हैं दैट नॉर्मल आइडल टाइम इज अकाउंटेड फॉर पुटिंग ऑन द बर्डन ऑन द रिमेनिंग इफेक्टिव लेबर आवर्स बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट। बताइए, आप जो लास्ट में पूछ रहे थे इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट, मतलब क्लियर हो गया बच्चे? ओके, एक बारी अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट समझिए। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनेगा, इसकी वैल्यू अलग की जाएगी और अलग करके कहां शो की जाएगी? एज अ सेपरेट आइटम इन कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो आप ये भी लिख सकते हैं, हाउ द वैल्यू इज कैलकुलेटेड, सिंपली अब नॉर्मल आइडल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। अब नॉर्मल आइडल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव वेज रेट पर आवर।
If there is any confusion, any doubt, please let me know. ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल? नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस बिल्कुल यही चीज आप मटेरियल चैप्टर में भी सीखोगे, बुक 2 में प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा वहां पे सीखोगे. ये थ्रू आउट कॉस्ट अकाउंटिंग ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है, बट मैं बार बार रिकॉल भी करवाऊं. नॉर्मल लॉस का जो बर्डन होता है वो कस्टमर पर जाता है, और जो नॉर्मल लॉस होता है उसको तो हम एक्सपेंस शीट में दिखाएंगे. काइंड ऑफ यस. चलिए नाउ क्वेश्चन देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. In a factory working 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day basic plus DA at the rate 120% of basic. He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for meals break and 10 minutes recess for rest. During the week, his card showed that his time was chargeable to. ये कार्ड मतलब जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, एक टाइम शीट होती है. हम बताते हैं कि वर्कर ने किस जॉब पर कितने घंटे काम किया. तो ये बताया जा रहा है जॉब एक्स पर लगाए गए 15 घंटे, वाई पर 12 घंटे, जेड पर 13 घंटे. टाइम नॉट बुक्ड वॉज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब. ये एक लाइन आपको हिंट किस चीज का दे रही है. ये कुछ एक टाइम की बुकिंग हुई नहीं थी, टाइम शीट में गया ही नहीं वो टाइम. क्यों? क्योंकि काम करने के लिए कोई जॉब ही नहीं थी, किस पर चार्ज करते. तो ये क्या हो गई ये चीज? अब नॉर्मल आइडल टाइम. क्या ये एक नॉर्मल चीज है जो कि कंपनी एक्सपेक्ट करके चलती है कि वर्कर के पास काम ही नहीं है करने को? जी ऐसा नहीं. तो ये है अब नॉर्मल आइडल टाइम. इन कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक? शुरू से पढ़िए क्वेश्चन को. कह रहे हैं इन अ फैक्ट्री वर्किंग फॉर 6 days इन अ वीक, 8 hours ईच डे, वर्कर को पे किया जा रहा है 100 पर डे, 100 बेसिक सैलरी एंड डीए पर डे के हिसाब से. दैट इज फाइन. ही इज अलाउड टू टेक 30 minutes ऑफ फॉर मील्स ब्रेक एंड 10 minutes फॉर रेस्ट. अब बताओ ये क्या हो गया? और ये है नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि अलाउड है कंपनी के द्वारा. एनीथिंग अलाउड बाय कंपनी मतलब नॉर्मल आइडल टाइम है. अब काम कैसे करना है बच्चे? सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए इफेक्टिव लेबर आवर्स. आपका काम है कैलकुलेट करके बताना इफेक्टिव लेबर आवर्स फॉर द वीक. Computer. 44. हाँ जी, सभी के पास आ रहा है 44. हम ये क्वेश्चन वीकली ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी टाइम कार्ड अवेलेबल है वो भी वीक का ही अवेलेबल है. हाँ जी, 8 hours है पर डे, और पर डे इनको 30 minutes और 10 minutes नॉर्मल आइडल टाइम है. इस मिनट्स को डिवाइडेड बाय 60 से करके आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये पर डे है इनटू 6 days. किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए, अल्टीमेटली इट कम्स टू 44 hours. हाँ जी, आ गया जी सभी के पास. अच्छा, इफेक्टिव लेबर आवर्स आप क्यों निकालते हैं? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकालने के लिए. अब उसके लिए और हमें क्या चाहिए? बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी, या जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स में नॉर्मल टाइम वेजेस.
चलो जी वो कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, क्या है हमारे पास, एक तो बेसिक सैलरी, वो कितनी है, 100 पर डे मल्टीप्लाइड बाय 6 डेज। और डीए, डीए इज 120% ऑफ बेसिक, 720। और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कोई पीएफ वगैरह कुछ भी नहीं है। दिस इज योर ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, 1320। अच्छा बच्चे एक चीज है, ये जो इंटरनल कॉलम की वर्किंग्स है ना, ये जरूर लिखा कीजिए। कई बारी ये स्किप करने का आधा आधा नंबर कट जाता है, आईसीआई ने हरकतें की हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है एक बच्चे की सर्टिफाइड कॉपी में। पूरा क्वेश्चन वैसे सही है, फिर भी प्रेजेंटेशन के 2 नंबर काटे हुए हैं। तो प्लीज हर छोटी से छोटी वर्किंग लिखिए इंटरनल कॉलम में। हाँ जी, 1320 डिवाइडेड बाय 44, ये आपके पास कितना आ गया, 30। चलिए, क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा कि इफेक्टिव वेज रेट पर आवर क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आप वर्कर की वेजेस एलोकेट कैसे करोगे, यानी कि जो ये 1320 जो है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा। हम बोलेंगे अलग अलग जॉब्स में जाएगा, वर्कर ने अलग अलग जॉब्स पर काम किया, तो हम एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है एलोकेशन ऑफ वेजेस। हमने इधर लिखा पर्टिकुलर्स आवर्स और वेजेस एलोकेटेड, रुपी वैल्यू होगी ये। हाँ जी, जॉब एक्स, मैं थर्ड प्रॉब्लम का क्या नाम है? वेजेस एलोकेटेड 15 आवर्स। तो जहां 15 घंटे काम हुआ, 30 पर आवर के हिसाब से कितनी वेजेस एलोकेट हो गई, 450। जॉब वाई, 12 घंटे काम हुआ, 360। एंड जॉब जेड, 13 घंटे काम हुआ, 390। बताइए, शुड बी एंड दी क्वेश्चन, यहाँ होगी, बन गई बात। नॉर्मल। अब नॉर्मल आइडल टाइम भी है, उसकी भी तो वैल्यू निकाली जाती है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में वो सेंटेंस ना होता कि टाइम नॉट बुक्ड वाइल वाज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब, ये इशारा ना भी होता, तब भी हमें पता चल जाना चाहिए था कुछ ना कुछ अब नॉर्मल आइडल टाइम है, क्योंकि काम करने की एक्सपेक्टेशन है 44 आवर्स की। आप देखो अभी तक कितने आवर्स बने हैं, 40। इन या ऐसे भी बोल सकते हो, वेजेस एलोकेट होनी चाहिए 1320, अभी तक कितनी एलोकेट की है, 1200। मतलब कुछ ना कुछ एक कमी रह गई है, तो आपने यहाँ पर लिखा अब नॉर्मल आइडल टाइम 4 आवर्स का, क्योंकि काम करने की एक्सपेक्टेशन 44 की है, तो ये 4 आवर्स हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ रहा है। एंड जिस तरीके से आप गुड आवर्स की वैल्यूएशन कर रहे हो, उसी तरीके से अब नॉर्मल आइडल टाइम की भी वैल्यूएशन करोगे। गुड आवर्स की वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, 30 पर आवर के हिसाब से, तो अब नॉर्मल आइडल टाइम की भी उसके हिसाब से 120 होगी। एंड दिस वैल्यू विल गो टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। दिस इज हाउ, अब चेक कर लो, टोटल वेजेस ऑफ 1320 हैज बीन allocated। पेमेंट अगर करी थी 1320 की, तो कहीं ना कहीं बांटा भी जाएगा 1320।
ये वही शीट है जो हर फ्राइडे बनाते थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बस अब नॉर्मल आइडल टाइम हमें रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। इंस्टेड हम तो बाय डिफॉल्ट ओवर टाइम ही करते थे, हमको फिर भी वो ओवर टाइम भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। आप 8 घंटे की भरो, चाहे अपने काम 16 घंटे की, वो तो खैर उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज थी। बट इसी तरीके से एक टाइम शीट दिखाई देती है, एंड एवरी स्पेशली कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज दिस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वर्किंग इन यूएस अकाउंटिंग, उसका भी यही रोना है कि यार टाइम शीट भरनी है, टाइम शीट भरनी है। जब बात करनी होती है, मेरे पिछले 1 महीने की टाइम शीट नहीं मैंने भरी हुई, मुझे याद भी नहीं है किस क्लाइंट पे कितना काम किया। तो एवरी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज डीलिंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स, उनको ये भरनी है। हाँ जी, डन। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके। एक क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम में आया हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यही बैठे बैठे आप लोगों ने करना है, रीडिंग आपके एग्जीक्यूशन आप। गिव इट योर ट्राई। मैं आंसर भी वेरीफाई करवा दूंगी, बट पहला ट्राई आपकी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7, एनुअल कॉस्ट तो 1 रुपये वैल्यू होगी ना रोहित? एक सिंगल एम्प्लॉय की कहानी है, सब पे हाँ, सिंगल एम्प्लॉय की उन्होंने पूछी, ईच एम्प्लॉय। 45,000 सैलरी। नहीं, मैं चेक कर लेती हूँ।
चेक कर लेती हूँ, एक मिस्टेक मुझे लग रही है कि हुई है। अभी तक स्क्रीन से मैच कीजिए, यहाँ तक ठीक जा रहा है। आई थिंक ये मिस्टेक हुई है आपसे। ये हाँ जी, अभी परार में बता देती हूँ। अच्छा, आप चेक कीजिए, ये मिस्टेक थी। ये आपके पास जो गिवन है वो है टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटीज, कहने का मतलब सभी के लिए मेडिकल कैंप लगवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, ये कंपनी ने जो खर्चा किया। तो पर एम्प्लॉय के लिए ये कितना बन जाता है आपके पास 3780। इसके बियॉन्ड कोई और खर्चा नहीं है। सो एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, annual cost of each employee is working out to be 507780। पहले तो सौरभ ये कंफर्म कीजिए, यही आ रहा है 507780। हाँ जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके सामने है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में सिर्फ इतनी ही सी चीज आपसे पूछी थी। एक बार मैच कर सकते हैं इसे स्क्रीन से। किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं इसमें। 54,000। ये एक क्वेश्चन ने आपको बोला है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई एटसेट्रा 15% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा है, तो हमने 15% ऑफ सैलरी किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए प्लीज। Multi practice work for our 234. मैं बच्चे वो कंफर्म कर रही हूँ। हाँ जी, 234 आपने बताया, आपने मुझे बताया 234। अब आप सेकंड रिक्वायरमेंट बताइए। आपने अगर सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्यूट कर ली है, मेरे पास एक आंसर आ रहा है 234। मैं अभी कंफर्म नहीं कर रही हूँ, हाँ या ना नहीं बोल रही हूँ। इफ देर इज एनी डिफरेंट आंसर प्लीज लेट मी नो। आई एम टेलिंग यू ऑल्टरनेटिव्स आर ऑल्सो पॉसिबल। हमने मेरे को एक बार आज ये पॉसिबली वही तो आपने बताना है। आपकी कैलकुलेशन कितने इफेक्टिव लेबर आज बता रही है, वही तो मैं 2410। 2410 उसके हिसाब से 210.69 आ रहा है। एग्जैक्टली। अब देखिए अजम्पशन वाली बात है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, अच्छा अजम्पशन की बात है, ध्यान से सुनिएगा। When it comes to calculating effective labor hours, effective labor hours आप कैसे निकालते हैं? टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। हमारे पास टोटल आवर्स कितने बन रहे हैं बच्चे? वर्किंग डेज है 310 डेज इंटू 8। मुझे बताओ ये कितना बन रहा है? 2480। अब एक ये असम्पशन ली जा सकती है कि 30 डेज आर अ पार्ट ऑफ दिस 310। असम्पशन नंबर 1। असम्पशन नंबर 2 ये ली जा सकती है कि लीव्स को हटा दो, पर एम्प्लॉय वर्किंग डेज ही 310 है, इसमें से लीव दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका हिस्सा ही नहीं है, पहले से ही लीव्स आपने हटा दी। हाँ, जब उसने यही लिख दिया कि वो ये पर एनम ही 302 से, तो उसमें से लीव्स को हटाने तो हटा है। I will just give you an example. For example, a company is operational या factory is operational for 250 days in a year. फैक्ट्री चल रही है 250 डेज में से, अब उन 250 डेज में से वर्कर 10 दिन छुट्टी पर है, तो वो 10 दिन क्या 250 डेज का हिस्सा है? यस। सो वी ये वर्किंग डेज पर एनम कंपनी के हैं या वर्कर के हैं? कंपनी के अगर हैं तो कंपनी ने बोल दिया कि भाई हमने चलना है 330 दिन, 310 दिन, तुम 30 दिन छुट्टी ले। तो वर्कर के वर्किंग डेज कितने हो गए? 280। अगर ये वर्किंग डेज वर्कर के हैं, कंपनी के नहीं, वर्कर के हैं, तो वो बोला जाएगा कि वर्कर ने तो 30 दिन छुट्टी पर रहना है, तो उसके इफेक्टिव वर्किंग डेज है वो है 310। सो वेदर दिस 30 इज अ पार्ट ऑफ 310 और नॉट अ पार्ट ऑफ 310। दो असम्पशंस हो गई और दो असम्पशंस की वजह से दो अलग अलग आंसर बन रहे हैं।
ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है आईसीआई का, बेशक आप अपनी पीडीएफ खोलकर चेक कर सकते हैं, वहां पर दे हैव एक्सेप्टेड बोथ ऑफ दी ऑल्टरनेटिव्स, बिकॉज लैंग्वेज क्लियर नहीं है कि ये वर्किंग डेज कंपनी के ऑपरेशनल वर्किंग डेज हैं या वर्कर के इंडिविजुअल वर्किंग डेज। बात समझ में आ रही है जी? तो जिन बच्चों ने मुझे इस रिक्वायरमेंट का आंसर 234 बताया है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, जिन्होंने इस रिक्वायरमेंट का आंसर 210.7 बताया है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं दोनों आंसर आपके सामने लिख रही हूँ, आपको कोई एक ही फॉलो करना है, ऑब्वियसली आपको एक ही फॉलो करना है। देखिएगा, आंसर्स दोनों लिख रहे हैं मुझे में। आप अपनी कॉपीज में दोनों मत लिखो, बट लेटर स्टेज पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज है। टोटल वर्किंग आवर्स, ये आपने मुझे कितना बताया था? 2480। इसमें से एक तो हमने माइनस करवाना है लीव वाले आवर्स। इफ आई गो बाय assumption नंबर 1, 240, और एक अलग से नॉर्मल आइडल टाइम भी है, कितना है वो? 70। सो व्हाट आर द इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, इफेक्टिव लेबर आवर्स? ये आ रहा है हमारे पास 2170। हेंस अभी मैं ये एक assumption के हिसाब से आंसर लिख रही हूँ बच्चे। ये बन रहा है 234, और करके मैं लिख रही हूँ हाँ जी, इधर इफेक्टिव लेबर आवर्स आपके पास कितने बन रहे थे? 2410, एंड हेंस एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर इज लीजिए, दोनों तरीके का मैंने आंसर आपके सामने रख दिया है, बट आप कोई एक ही फॉलो करेंगे। एग्जाम में ऑल्टरनेटिव देकर आने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑल्टरनेटिव आपको समझाएगा। ठीक है जी? सो वन assumption is stating that leaves permitted are a part of working days, one assumption is stating that leaves permitted are not a part of working days। सभी को क्लियर है ये assumptions? हाँ जी। उनको फैक्टिव लेबर आपकी और में गवर्नमेंट भी माइनस देते हैं। नहीं, इफेक्टिव लेबर आवर्स में इफेक्टिव का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स, मतलब जो कंपनी वर्कर से एक्सपेक्ट कर रही है, तो कंपनी को पहले से अब नॉर्मल आइडल टाइम तो नहीं एक्सपेक्टेड होगा ना, तो वो माइनस नहीं करवाओ। ये 70 नॉर्मल आइडल टाइम है, नहीं 70 आवर्स है ना? हाँ, नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल तो 50 घंटे है। assumption क्या आएंगे? या आप लिख सकते हैं assumption that it has been assumed that leaves permitted are a part of working days या are not a part of working days, लिख सकते हो assumption। बट अगर आपने assumption नहीं भी लिखी, जो आपका एग्जामिनर है उनके पास आंसर की में दोनों अल्टरनेटिव्स होंगे, तो कुछ भी क्रॉस आउट नहीं होगा यहाँ पर। हाँ जी, सेकंड रिक्वायरमेंट क्लियर है सभी को? नाउ प्लीज प्रोसीड अहेड विद द थर्ड रिक्वायरमेंट। कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम पर एम्प्लॉय, अब नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट कितनी आ रही है? अगेन क्योंकि हमारे पास सेकंड में दो अल्टरनेटिव्स हैं, तो थर्ड में भी दो अल्टरनेटिव्स निकल कर आएंगे। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस कॉस्ट? अब नॉर्मल आइडल टाइम 50 घंटे मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एज रेट पर आवर, अगर तो वो आपके पास 234 है तो आंसर आ रहा है 11700, या अगर वो आपके पास 210.7 है तो आंसर आ रहा है 10535। अगेन कोई एक ही आपको एग्जाम में करके आना, मतलब जो आपकी सेकंड की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। ठीक है जी? ओके, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहूंगी सेवा भाव के तौर पर, व्हाट इज द कॉस्ट चार्ज्ड टू कॉस्ट शीट?
आपकी assumption के हिसाब से ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है, बट आपने मुझे सोच के बताना है व्हाट इज द कॉस्ट चार्ज्ड टू कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में जाने वाली लेबर कॉस्ट कितनी है? 497245। एक आंसर मुझे ये बताया जा रहा है। 4972 हाँ जी, 497245 एक आंसर ये बताया जा रहा है। दूसरे का ऑर्डिनरी हाँ जी, 494608 496080। 4960. फॉर एग्जाम्पल, ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब ओनली वन वर्कर इज वर्किंग, ये भी हो सकता है। देखिएगा कैसे हम पता करेंगे। देखो सिंपली आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है ऑफ ईच एम्प्लॉय, 507780। इसमें से आप ऑलरेडी कॉस्टिंग पीएनएल को एलोकेट कर चुके हैं 11700, राइट। तो जो बची वैल्यू कॉस्ट शीट में जाएगी। या आप ऐसे बात को समझिए, आपके पास इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने थे? 2170। इफेक्टिव लेबर आवर्स को इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल सकते हो? एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स 2170। एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स में से आप अब नॉर्मल आइडल आवर्स निकाल दो, कितने हैं? 50। तो आपके एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने निकल कर आ रहे हैं? 2120। 2120 को मल्टीप्लाई करवाओ विद योर इफेक्टिव वेज रेट 234, ये वैल्यू आ जाएगी 496080। सीधा मतलब वही तो मैंने सबसे पहले लिखा बच्चे। वो तो पहली अजम्पशन है ना रोहित, जो आपने अजम्पशन ली होगी, चलो उसके हिसाब से बात करते हैं। टोटल कॉस्ट इनकट कितनी है? 507780। इसमें से आप कॉस्टिंग पीएनएल में अब नॉर्मल आइडल टाइम की पहुंचा चुके हैं 10535। तो जो बची कॉस्ट शीट में जाएगी, जो हमने एग्जाम्पल ऐसे समझा था, जो मैंने आपको बुक में एग्जाम्पल भी लिखवाया था, एक सेकंड दीजिए। मतलब दूसरी रहेगी अब नॉर्मल, ये कॉस्टिंग पीएनएल में रहेगी है ना। जो कॉस्टिंग पीएनएल में भेजनी है भेज दो, जो बची कॉस्ट शीट में चली जाती है। टोटल 95,000 था, 95,000 में से 3,000 कॉस्टिंग पीएनएल में चला गया, तो बाकी का 92,000 कॉस्ट शीट। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स कितने थे आपके assumption के हिसाब से, इफेक्टिव लेबर आवर्स जिसे आप बोलते हैं कितने, 2410। अब नॉर्मल बेसिस पर 50 घंटों का नुकसान हो गया, तो असली में काम कितने घंटों के लिए हुआ है? ये 2360 बन रहा है क्या एक्चुअल वर्किंग आवर्स? ठीक है, 2360 मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास इफेक्टिव वेज रेट कितना है, तो देखो ये वैल्यू आ गई। एक बार करके देख लो। जो प्रॉफिट रेट है वो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं एम्प्लॉय। कंपनी 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 कॉस्ट शीट तैयार करेगी। हाँ जी, रोहित को दिक्कत लग रही है उसमें? हाँ जी, क्लियर है ये सभी को? ओके, चलिए जी, अब हम धीरे धीरे और एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया हमें वैसे अलाउड नहीं था ओवर टाइम को रिकॉर्ड करना, बट ऑब्वियसली आइडियली ऑन अ वेरी लॉजिकल बेसिस ओवर टाइम माना जाना चाहिए कि वर्कर ने अगर कहीं पर ओवर टाइम किया है तो जेन्युइन उस चीज की रिकॉग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि ये काम हुआ है तो ओवर टाइम करके हुआ है। चलो, आई कैन सी सम पीपल आर स्टिल कंप्लीटिंग इट, कर लीजिए कंप्लीट। बीकॉम के लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट है क्या? है, सेकेंड सेमेस्टर में था। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीन को हटा सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ओवर टाइम नाउ। देखिएगा, आपका
फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहता है अगर एक वर्कर फैक्ट्री में मोर देन 9 आवर्स इन अ डे काम करे या पूरे हफ्ते में मोर देन 48 आवर्स काम करे, so the worker is entitled to the wages at the rate of twice his ordinary rate of wages. कहने का मतलब अगर वर्कर से ओवर टाइम करवाना है तो एक्स्ट्रा टाइम के उसको डबल पैसे दिए जाएंगे, ये कहा। एक्स्ट्रा टाइम पे डबल पैसे दिए जाएंगे। मतलब 1 घंटे के उसको 10 रुपए मिल जाएंगे। हाँ, तो अगर ओवर टाइम का 1 घंटा करेगा तो उसको 20 रुपए मिलेंगे। यस, ठीक है जी, ये कहा फैक्ट्रीज एक्ट ने। बट बात को क्लियरली समझाने के लिए मैं ट्वाइस की बात नहीं करती हूँ, मैं लेटर से 1.5 है कि लेटर से आपका नॉर्मल पेमेंट रेट, वेज रेट पर आवर नॉर्मली आप वर्कर को पे करते हो लेटर से 100, बट अगर ओवर टाइम किया गया तो वर्कर को 1.5 गुना पेमेंट जाएगी, यानी कि कितनी जाएगी, 1 घंटे की 150। सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैंने 1.5 गुना जूम किया है। बात समझ में आ रही है जी? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ये सोचे ना कि ओवर टाइम की वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी पड़ रही है, वो 150 नहीं पड़ रही है। एक्चुअली 150 में से सोचो 100 तो देना ही देना था 1 घंटे का, एक्स्ट्रा कितना दिया, 50। इस एक्स्ट्रा को बोला जाता है ओवर टाइम प्रीमियम। आई विल प्रूव इट टू यू कि कंपनी को एक्स्ट्रा 50 ही क्यों पड़ रहा है, वाई नॉट 150, क्योंकि देखने में तो लग रहा है यार 150 दे रही है ओवर टाइम का, तो कंपनी को हो सकता है एक्स्ट्रा कॉस्ट 150 पड़ रही है। जी नहीं, बात को समझिएगा। मान लीजिए देयर इज जॉब एक्स विच टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट और कंपनी के नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर डे 8 है, ठीक है जी। नाउ ये जॉब एक्स को कंप्लीट करने के 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि कोई जल्दी नहीं है जी, नॉर्मल स्पीड से काम चलाओ, नॉर्मल स्पीड से काम चलाओ, यानी कि डे 1 पर वर्कर आएगा, कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे, और 8 घंटों की वो कितनी पेमेंट लेकर जाएगा, 100। कितना दे दिया हमने उसको डे 1 का, 800। वो डे 2 पर आएगा और जॉब को कंप्लीट करने के लिए और कितना टाइम चाहिए, 4 घंटे, 4 घंटों का वो 100 लेकर जाएगा। तो टोटल कितने पेमेंट करनी पड़ गई जॉब के लिए, 1200। ये तो तब हुआ जब कोई जल्दी नहीं थी, बट अगर जल्दी थी और वर्कर को इंस्ट्रक्शन दी गई आपको डे 1 में ही कंप्लीट करना है भले ही ओवर टाइम करो, तो क्या होगा, वो डे 1 पर ही 8 घंटे तो नॉर्मल काम करेगा और उसके हिसाब से 100 पर आर के हिसाब से कितना ले जाएगा, 800। वो 4 घंटे ओवर टाइम करेगा और ओवर टाइम की कितनी पेमेंट जाती है, 150। तो ये टोटल कितनी पेमेंट गई, 600। टोटल कितनी पेमेंट यहाँ पर, 1400। एक्स्ट्रा कंपनी को कितना पड़ रहा है अगर उन्होंने ओवर टाइम करवाया, 200। अब 200 ये हम कैसे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जरा बात को सुनिएगा। ये 4 घंटे अगर डे 1 पर ओवर टाइम ना होता, अगले दिन आकर काम होता, काम तो तब भी 4 घंटे का होना ही होना था, और उन 4 घंटों की 100 रुपए की पेमेंट तो जानी ही जानी थी। तो हम एक्स्ट्रा पेमेंट को 150 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 50। हम ये बोलेंगे 4 घंटे जो ओवर टाइम हुआ है उसमें हमको पर आवर 50 एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया था, इसलिए अब कंपनी को 200 रुपए की फालतू लेबर कॉस्ट इनकर करनी पड़ गई थी। ठीक है जी। तो बोला जाता है 150 का जो ये ओवर टाइम रेट है ना, इसमें से 100 वाला एलिमेंट तो नॉर्मल रेट का है और बाकी का जो 50 है इसको बोला जाता है ओवर टाइम प्रीमियम। आपने किसी भी सब्जेक्ट में या कहीं पर भी वर्ड प्रीमियम पढ़ोगे हमेशा उसका मतलब निकल कर आएगा एक्स्ट्रा से। तो एक्स्ट्रा कितना पे किया जा रहा है, 50 ओवर टाइम प्रीमियम। हमको अब समझना है इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। मैं चाहती हूँ जो आपके पास ये स्पेस है ना, यहाँ पर ये ब्लैंक, यहाँ पर लिख लीजिए। बेशक ये 150 वाली चीज मत लिखो, सिंपली लिखो ओवर टाइम रेट हैज 2 पार्ट्स, नॉर्मल वेज रेट एंड ओवर टाइम प्रीमियम। लिख लो इसको जो आपके पास ब्लैंक स्पेस है। रोहित क्या हुआ, लिखियो आपने ये चैप्टर लगाया हुआ पहले, मतलब
अच्छा ठीक है, नॉर्मल रेट एंड ओवर टाइम प्रीमियम। ये 150, 150 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा जस्ट एक अज्यूम्ड एग्जांपल था। हाँ जी बच्चे, अब हमको ना ट्रीटमेंट समझनी है इस ओवर टाइम प्रीमियम की, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट अलग से समझने की जरूरत नहीं है, ये तो जहां जाता है वहां जाता है, लेबर कॉस्ट है जी, कॉस्ट शीट में जाएगी जाएगी, हमको इसकी ट्रीटमेंट समझनी है। अच्छा, अभी प्रॉपर हम इसकी टर्मिनोलॉजी पर कल की क्लास में आएंगे, आज जितना भी टाइम बचा है उसमें जरा देखिएगा। कोई भी अगर आप एक काम करवाएं, फॉर एग्जांपल एक सीजनल इंडस्ट्री जहां पर पीक सीजन रहता है और ऑफ सीजन रहता है, लेट्स अज्यूम अ केस वेयर, हाँ जी टूरिज्म भी है, नहीं जहां पर वर्कर को पर आवर के हिसाब से पेमेंट जा सकती है, फॉर एग्जांपल बुटीक, टेलर, टेलर है, टेलर में एक होता है कि करवा चौथ इन शादियों का सीजन, एक प्रोबेबली हो सकता है कि ऑफ सीजन भी हो सकता है। एंड कुछ इसी तरीके के फिगर्स हैं कि उस बुटीक ओनर ने जो आगे अपने टेलर बिठाए हुए हैं, उन टेलर को पेमेंट जाती है नॉर्मल रेट पर 100 पर आवर के हिसाब से, बट अगर बियॉन्ड 8 आवर्स उनको टेलर्स को बिठाया जा रहा है तो उनको पेमेंट जाएगी 150 पर आवर के हिसाब से। मान लीजिए आप ऑफ सीजन के टाइम पर गए हैं बुटीक के पास और आपने उनको ये बोला कि ये मेरा काम है, जो ये मेरी पर्टिकुलर ड्रेस है तैयार करके दे दो, बट मुझे है जल्दी, मुझे जाना है बाहर, मुझे है जल्दी, आप आज के आज बना के दो। तो कहीं ना कहीं उस शॉप ओनर को अपने टेलर को ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, 50 पर आवर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पर क्या वो 50 पर आवर को अपना नुकसान मान ले और आपको सिर्फ वो 100 पर आवर चार्ज करेंगे? क्या करेंगे? हमें ज्यादा चार्ज हमें ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे अपने वर्कर को एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ रही है और आपकी जल्दी है, अगर आप जल्दी ना बचाओ तो आपको कम कॉस्टिंग पड़ेगी, आपको 100 पर आवर के हिसाब से चार्ज होगा, बट क्योंकि आप जल्दी करवा रहे हो तो यू विल हैव टू बियर दैट कॉस्ट। तो जब आप ही के काम के लिए स्पेशली वर्कर बैठा है तो उस वर्कर को पे किया जाने वाला प्रीमियम आप ही को ही चार्ज करवाया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है जी? बट व्हाट इफ हम जा ही उनके पास एक पीक सीजन में रहे हैं जहां पे बाय डिफॉल्ट वर्कर ने रोज ही ओवर टाइम कर, किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए नहीं वो बैठा ओवर टाइम करने के लिए क्योंकि पीक सीजन है, तो शॉप ओनर ने बोला हुआ टेलर को तुमको सो आगे से रोज ही लेट बैठना है, हाँ पेमेंट कर देंगे 150 पर आवर के हिसाब से, रोना नहीं है, बट तुमको बाय डिफॉल्ट बैठना है। तो उस केस में क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए थोड़ी ना बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, सभी के लिए बैठ रहे हैं। तो एक तरीके से क्या होगा, उसमें कस्टमर को बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा, कस्टमर को बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा, एवरेज आउट एवरेज आउट हो जाए, एक तरीके से सभी को मे बी वी कैन चार्ज अ हायर अमाउंट, ठीक है ना। अब आप सोचो जब आप ऑफ सीजन में जा रहे थे और सिर्फ आपके लिए ओवर टाइम करवाया, क्या वो बर्डन किसी और कस्टमर को चार्ज कर सकते थे उस सिनारियो में? नहीं। बट जब पीक सीजन में जा रहे हो और डेडलाइंस को कंप्लीट करना है तो एक तरीके से सभी को एवरेज आउट कर देंगे, ये बोलेंगे हर कस्टमर के लिए ही एक तरीके से हायर रेट चल रहा है। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, थोड़ा सा इस चीज को एसोसिएट करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल पहली क्लास में एक चीज बताई थी बच्चे, डायरेक्ट कॉस्ट को लेकर वर्ड एसोसिएट करना स्पेशल और इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेकर वर्ड एसोसिएट करना जनरल, ठीक है जी। तो जो मैंने आपको फर्स्ट इंस्टांस बताया, जब सिर्फ हमारे लिए वर्कर बैठा है तो क्या हो गया, हमारे लिए स्पेशली ओवर टाइम प्रीमियम इनकर करवाया जा रहा है, और जब पीक सीजन में हम अपना काम कराने जा रहे हैं तो जनरली सभी के लिए ही ओवर टाइम करवाया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट टू इंस्टांसेस, एक बार रीडिंग लीजिए। If overtime is resorted to desire of the customer, overtime premium is charged to the job as, ये charged to the job दो बारी वर्ड आ गया, is charged to the job as direct labor cost, ठीक है जी। अगर वर्कर के कहने पर ही स्पेशली करवाया जा रहा है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
and if overtime is required to cope with general production programs or for meeting urgent orders, कहने का मतलब in general deadline के लिए है, किसी एक के लिए specially नहीं है, then it should be treated as overhead. Indirect cost मतलब overhead of the particular department which is working overtime. बताइए जी. स्पेशल कॉस्ट है तो डायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम प्यार से ओवरहेड बोलते हैं. ये केस क्लियर है? ओके. अच्छा, थर्ड केस आपको कल समझा देंगे. फोर्थ केस पढ़ना जरा. इफ ओवरटाइम इज वर्क ऑन अकाउंट ऑफ abnormal conditions such as flood, earthquake, etc. मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स में नुकसान हो गया था बट डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए फिर वर्कर को जब कंडीशंस काम करने की रिज्यूम हुई तब ओवरटाइम करना पड़ गया. इन सच केस ओवरटाइम प्रीमियम विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L. एनीथिंग अब नॉर्मल हैपेंस, याद किसको करना है? कॉस्टिंग P&L को याद करना है. ठीक है जी, डन है जी. थर्ड केस आपको कल की क्लास में समझाएंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल की क्लास में ही करेंगे. आज के लिए इतना ही. होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 और 6 आपको बताए गए हैं. कॉन्सेप्ट अपना रिकॉल कीजिए, वो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट करके आइए. एग्जामिनेशन क्वेश्चन अभी कोई नहीं करना इस टॉपिक से. वैसे एक्चुअली फैक्ट्रीज एक्ट है. फैक्ट्रीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू फैक्ट्री वर्कर ओनली. बाकी जो टॉप लेवल वर्कर्स हैं उनके लिए मे बी समथिंग एल्स. चलिए जी, ओके जी भव्या, बाय बाय.